नमस्कार, मनी मंत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय मिश्र। एक आधे घंटे का ऐसा विंडो जिसमें आप पर्सनल फाइनेंस से जुड़े सवाल करते हैं और आज हम जानबूझ करके इंश्योरेंस सेक्टर पर बात करने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि 1 अप्रैल से इंश्योरेंस की पूरी दुनिया जो है वो बदल गई है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि थोड़ा इंश्योरेंस आपके लिए महंगा हो गया है और इस प्रोग्राम के जरिए हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि क्यों ज़रूरी है पर्सनल फाइनेंस के तौर पर बीमा आपके लिए। और आज हमारे साथ डॉक्टर अशोक ग्रोवर साहब जुड़ेंगे जो कि बीमा एक्सपर्ट के तौर पर इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। ग्रोवर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। और जो फ़ोन नंबर्स हैं आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, उन फ़ोन नंबर्स पर अगर आपसे जुड़ा कोई भी सवाल है बीमा से जुड़ा तो आप सवाल कर सकते हैं, इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। मनी मंत्र में आप सभी का स्वागत है और 2 डेडिकेटेड फ़ोन लाइन्स हमने आपके लिए आज खोल रखी हैं। ग्रोवर साहब, अगर अप्रैल की बात करें, नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो चुका है। अक्सर जब मार्च का महीना आता है तो बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं लोगों के पास कि प्लीज़ आप बीमा करा लीजिए, आपकी टैक्स की बचत होगी। बीमा को बीमा की तरह कोई लेता नहीं है। बहुत सारे लोग टैक्स सेविंग के लिए लेते हैं और बहुत सारे लोग इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट के लिए ले लेते हैं और पैसा उनको लगता है रिटर्न मिलेगा, इसलिए वो बीमा खरीद लेते हैं। मैं ये चाहता हूं कि आप ये दर्शकों को बताएं कि जो अप्रैल से शुरुआत होनी चाहिए आपके बीमा की, वो किस तरह से प्लानिंग के तौर पर अपने पर्सनल फाइनेंस पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए। देखिए, बीमा हम लोग लेते हैं टैक्स सेविंग के पर्पज़ से और फिर इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से, लेकिन उनके अलावा बीमा का जो मुख्य कार्य है वो ये है कि यदि अचानक आपको किसी दुर्घटना का या किसी ऐसी विपत्ति का सामना करना पड़े तो उस समय आपको सुरक्षा देने के लिए, वित्तीय सुरक्षा देने के लिए, आपके फाइनेंसिस को ठीक रखने के लिए कोई एक साधन होना चाहिए। तो यह साधन जो है बीमा है। इसमें पहला जो है चीज़ हमें ध्यान रखनी है वो है हमारी सुरक्षा और उसके बाद हमारी इन्वेस्टमेंट और टैक्स सेविंग। तो बहुत सारे बीमा बाजार में है सर, अगर हम प्रायोरिटाइज करना चाहें उनको तो 1, 2, 3, 4, 5 सबसे पहले किस बीमा पे जाना चाहिए, उसके बाद अगर एक स्ट्रक्चर आपको देना हो पूरी बीमा की दुनिया का तो वो प्रायोरिटाइज करिए हमारे लिए। ये अच्छी बात है कि अभी अप्रैल की शुरुआत है और हम स्टार्टिंग से ही, साल के शुरू से ही बीमा की बात कर रहे हैं जी। सबसे पहला तो हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हमारे देखा गया है कि अक्सर भारतीय परिवारों में आमतौर पर एक ही कमाने वाला सदस्य होता है। तो उस कमाने वाले सदस्य के ऊपर यदि कोई आपत्ति आ जाए, यदि कोई दुर्घटना हो जाए, किसी अकारण मृत्यु हो जाए तो पूरा परिवार बिखरने की सिचुएशन में आ जाता है। तो सबसे पहले तो हमारे लिए ज़रूरी है कि कमाने वाले व्यक्ति का एक जीवन बीमा हो जी, ताकि अचानक अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो परिवार पर बोझ ना आए। उसके बाद दूसरा इम्पॉर्टेंट है हमारा खुद के लिए और अपनी पूरी फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको कोई सुविधा सरकार से या अपनी कंपनी से उपलब्ध नहीं है, जिससे अगर वो अचानक बीमार पड़ जाएं तो उनके जो अस्पताल का, ऑपरेशन का या और इलाज का खर्चा है वो कहीं से मिल सके। इसमें विष्णु वर्मा हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं। आपने 2 चीज़ें कहीं, पहला तो टर्म बीमा लेना चाहिए जो घर चला रहा है उसके नाम, और दूसरा प्रायोरिटी पे आपने रखा जो हेल्थ इंश्योरेंस है। विष्णु जी नमस्कार, स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। नमस्कार विष्णु जी, कहाँ से बोल रहे हैं? सर टीलाखेड़ी से बोल रहा हूँ सर, भोपाल से। बताइए भोपाल से क्या कुछ जानना चाह रहे हैं विष्णु जी? सर यही सर बीमा के बारे में सर इसके क्या लाभ होते हैं सर, ये थोड़ा सा मेरे को जानना था सर। देखिए, हम यही कोशिश कर रहे हैं विष्णु जी कि अप्रैल में हम शुरुआत कर रहे हैं इस प्रोग्राम की बीमा के जरिए आपको सुरक्षित करने की। तो अभी जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि बहुत सारे लोग टैक्स बचाने के नाम पे बीमा लेते हैं, बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट के लिए बीमा लेते हैं। सर तो कम से कम पहली चीज तो आप सुरक्षा के लिए बीमा लीजिए, इस विषय में सोचना शुरू कीजिए, पूरा प्रोग्राम देखिए। मुझे उम्मीद है कि आज आपकी बीमा से जुड़े आपके दिमाग में उलझन है वो आधे घंटे के बाद जरूर खत्म हो जाएगी और आप एक अच्छा डिसीजन जरूर ले पाएंगे अगर आप बीमा की दुनिया में उतरना चाहते हैं और अपना और अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हैं। गुरु साहब, दूसरी चीज प्रायोरिटी आपने हेल्थ इंश्योरेंस पे, दूसरी बात हम हेल्थ इंश्योरेंस की कर रहे थे। तो हेल्थ इंश्योरेंस में ये है कि ये पूरे परिवार का होना चाहिए, ना कि सिर्फ कमाने वाले व्यक्ति का। क्योंकि बच्चे हैं, पत्नी है, माता पिता हैं, किसी को भी बीमारी अचानक घेर सकती है। तो ऐसी सूरत में आपको अपनी जेब से पैसा ना खर्च करना पड़े, आपका बैंक बैलेंस ना बिगड़ जाए, इससे अच्छा ये है कि आप एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान पूरे परिवार के लिए लेकर के रखें।
उसके बाद फिर आपके जो एसेट्स होते हैं उसको आप इंश्योर करना शुरू करेंगे, तो फिर घर आएगा, कार आएगा, उसके बाद जो भी चीज़ें, दुकान आएगी, अपने बिजनेस को इंश्योर करना, मतलब बीमा तो एंडलेस पूरी दुनिया है, हर किसी भी चीज़ का बीमा करा सकते हैं। और अलग अलग प्रोडक्ट जो है वो टेलर मेड भी प्रोडक्ट आ गए हैं कि अगर आप चाहते हैं किसी खास चीज़ का, मिसाल के तौर पर स्टेबल का बीमा हो तो भी आप जा करके खरीद सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है अग्रवाल साहब कि बीमा को अफोर्डेबल बनाना, उसकी दिशा में अगर मैं एक बहुत ही ओपन एंडेड सवाल करूं कि हर आदमी को बेसिक बीमा लेने के लिए कितने पैसे खर्च करने की ज़रूरत होगी, जितना उसको बहुत ज़रूरी है मिनिमम, तो वो क्या होगा? हम उसी की बात कर रहे हैं। जैसे पहले मैंने आपको बताया कि आपका अपना हेल्थ, एक लाइफ इंश्योरेंस, उसके बाद आपकी फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस जी। अब बात आती है आपके एसेट्स की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके व्हीकल की, कार है आपके पास या स्कूटर है, तो उसका बीमा आप अवश्य करा लें, क्योंकि उसमें एक तो आपका एसेट है, आपकी कार है, आपका स्कूटर है, उसका एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन उसके अलावा इम्पॉर्टेंट ये है कि कहीं कोई अगर दूसरा व्यक्ति आपकी कार के नीचे आ जाए तो ऐसा ना हो कि उसको कंपनसेशन देने के लिए आपको अपनी जेब से पैसे खर्च करने पड़ जाए, तो वो बहुत ज़रूरी है। फिर बात आती है कि आप अगर बिज़नेस करते हैं तो आपका कोई शॉप है, गोडाउन है, व्यापार है, जो भी है, तो उसका इंश्योरेंस ज़रूर कराएं, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि कोई प्राकृतिक विपदा आ जाए, कहीं आग लग जाए, भूचाल आ जाए, बाढ़ आ जाए, तो आपकी जो है काफ़ी नुकसान ना हो जाए, तो उसका इंश्योरेंस आप अवश्य कराएं। फिर जो बात आती है हमारे पास, वो आती है कि बीमा इन्वेस्टमेंट से लिंक, जैसे कि आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं जिनको आप इन्वेस्टमेंट से लिंक हैं, वो आप अपने लिए ले सकते हैं, अपने बच्चों के लिए ले सकते हैं, ताकि आपके बच्चे अभी छोटे हैं, जब वो बड़े होंगे तो उन्हें एजुकेशन के लिए, उनकी मैरिज के लिए आपको काफ़ी रकम की ज़रूरत होगी। तो अगर आपने पहले बीमा कराया है, इन्वेस्टमेंट शुरू से कर रहे हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट उस समय पर आपको, ज़रूरी समय पर आपको हेल्प करेगी। गौर साहब, मुझे लगता है कि मैं इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट से बिल्कुल अलग रखता हूं, और मैं हमेशा अपने प्रोग्राम के जरिए बताता हूं कि आप कम से कम जो इंश्योरेंस है उसको मिक्स मत कीजिए। इंश्योरेंस आपको करना है अलग, बिल्कुल सुरक्षा के लिए कीजिए। इन्वेस्टमेंट करना है, पैसे बचाने हैं, उसको बढ़ाना है, तो उसके बहुत सारे तरीके हैं। आदर्श जी हमारे साथ जबलपुर से जुड़ रहे हैं, उनका सवाल लेते हैं। नमस्कार आदर्श। आदर्श जी नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया है सर। बताइए जी, सवाल कीजिए। सर हमने 18 लाख रुपए का बीमा कराया है अपना, उसमें 1 लाख 4 साल बाद मिलता है वापस। हाँ, तो उसमें हमारी 2 रहा है। आदर्श जी थोड़ी आवाज आपकी कट रही है, मुझे लग रहा है मोबाइल के जरिए बात कर रहे हैं, थोड़ा सा सिग्नल वीक है वहाँ पे। क्या है, 18 लाख का बीमा कराया है। ठीक है, 18 लाख का बीमा कराया है हमने। आपका सवाल क्या है आदर्श जी? हमारे बीमा की 2 किस्त रह गई, हमको 1 लाख रुपए बोनस मिलना है। 70,000 किस्त कर लेने 3 साल की। नहीं, आपका सवाल, माफ कीजिएगा आदर्श जी, आपका सवाल हमें मिल नहीं पा रहा है। हमें ये समझ में आया कि आपने 12 लाख का बीमा कराया है, कुछ थोड़ा सा एंडोमेंट का मुझे हल्का सा फील हुआ कि शायद कुछ पैसा वापस आता है। इनको तो शायद मनी बैक पॉलिसी इन्होंने लिया होगा, तो ये चाह रहे हैं कि इनको पैसा कुछ जो वापस किस्त मिलना है, जो पैसा जी, वो कब मिलेगा। ओके। तो मनी बैक की पॉलिसी आप देख लीजिए कि आपको 5 साल के बाद मिलना शुरू होना है या 10 साल के बाद मिलना शुरू होना है। तो पहले आप 10 साल तक किस्तें देते रहेंगे, उसके बाद 10 साल के बाद आपको पैसा वापस मिलेगा, उसे मनी बैक पॉलिसी बोलते हैं। तो पॉलिसी की टर्म देखने के बाद ही पता लग सकता है। डॉक्टर साहब, एंडोमेंट पॉलिसी क्यों लेनी चाहिए? मुझे लगता है कि वो वेस्ट है। मतलब मैं बहुत ब्लंट हूँ इस चीज़ के लिए कि आपको अगर आप ही के पैसे ग्रो करके वापस किए जाते हैं तो उसमें क्या फ़ायदा है? अगर मैं कर सकता हूँ तो अपने खुद ही कर सकता हूँ, मुझे फिर बीमा कंपनी की क्या ज़रूरत? नहीं, उसमें देखिए हर आदमी अपने पैसे को खुद इन्वेस्ट नहीं कर सकता। बीमा कंपनी एक स्पेशलिस्ट है इस काम में, आपके पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए। आपको ये लाभ है कि अगर आप एंडोमेंट पॉलिसी लेते हैं तो आप थोड़ी थोड़ी रकम हर साल या हर क्वार्टर में या हाफ ईयरली जमा कराते रहते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि हम अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हैं बीमा की बात करना, तो ये सही समय है इस तरह की एंडोमेंट वगैरह पॉलिसीज़ लेने का। क्योंकि अगर साल के एंड में आप मार्च में जाकर पॉलिसीज़ लेने के बारे में सोचते हैं तो एकदम आपको बहुत सारा पैसा देना पड़ सकता है जो कि आपके पास ना हो। और बीमा को हम लोग एक कंपल्सरी सेविंग भी कहते हैं कि आपने एक बीमा, एक एंडोमेंट पॉलिसी ले ली, आपने एक कमिटमेंट कर ली कि मैं 20 साल तक, 25 साल तक हर साल कुछ रकम जमा करता रहूँगा। वो जो कमिटमेंट है वो आपको एक डिसिप्लिन देती है। ठीक है, डिसिप्लिन लोगों के पास होता नहीं, इसलिए शायद एंडोमेंट पॉलिसी ज़रूरी है आपके लिए। हाँ। लाल प्रसाद जी मुंबई से जुड़ रहे हैं सर, उनका सवाल ले लेते हैं। नमस्कार लाल जी, कैसे हैं आप?
मैं अच्छा हूँ। बताइए जी, सवाल कीजिए। सवाल ये है कि मेरा टर्म इंश्योरेंस एक ही लेना चाहिए, लमसम 1 CR, या उसका मल्टीपल लेना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। मुझे लगता है टर्म को लेकर के बहुत सारे लोग जागरूक नहीं हैं, और 1 करोड़ का अगर टर्म आप लेते हैं तो मेरे ख्याल से 10 या 12 हज़ार रुपये में जो एनुअल प्रीमियम है मिल जाता है। हाँ, 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस अगर आप लेते हैं, डिपेंड करता है कि आप किस एज में एंटर कर रहे हैं। अगर आप छोटी एज में एंटर कर रहे हैं, प्रीमियम बहुत कम होगा। अगर आप थोड़ी ज़्यादा एज में एंटर कर रहे हैं तो प्रीमियम ज़्यादा हो जाएगा। आपने सवाल किया कि 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस मुझे सफिशिएंट है या नहीं है। इसमें 2-3 चीज़ें देखनी है। एक चीज़ तो ये देखना है कि आपके ऊपर अभी लोन कितने हैं। फॉर एग्जांपल, आपने घर का कितना लोन लिया हुआ है, आपने कि अपने कारोबार के लिए कितना लोन लिया हुआ है, कोई व्हीकल ख़रीदने के लिए कितना लोन लिया हुआ है। अगर आपने लोन 1 करोड़ से कम लिया हुआ है तो आप ये समझिए कि 1 करोड़ आपका लगभग सफिशिएंट है, प्रोवाइडेड कि उस लोन को चुकाने के बाद आपके परिवार के लिए बाकी क्या बचेगा। जी जी। तो बेहतर यही है कि आप पहले अपना लोन अमाउंट देखें, फिर देखें। शायद पूछ रहे थे कि 1 से ज़्यादा ले सकते हैं क्या? ज़्यादा भी ले सकते हैं। ये पूछ रहे थे कि क्या मल्टीपल्स में लेने हैं। मल्टीपल का मतलब ये है कि एक तो ये है कि 2 करोड़ की ले लें या 3 करोड़ की ले लें। एक ये है कि 1 करोड़ की एक पॉलिसी ले लें, 1 करोड़ की दूसरी पॉलिसी ले लें, 1 करोड़ की तीसरी पॉलिसी ले लें। तो आप किसी भी तरह से लें, कोई बहुत ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप मल्टीपल में लेते हैं तो एडवांटेज आपको ये होता है कि आज आपने 1 करोड़ की पॉलिसी ले ली, आप 25 साल की एज में हैं। हो सकता है कि 35 साल की एज में आकर आपको ऐसा लगे कि 1 करोड़ मेरा अमाउंट सफिशिएंट नहीं है, आपने कुछ ज़्यादा लोन ले लिया या इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, आपके घर की रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही हैं, तो आप एक पॉलिसी और भी ले सकते हैं। स्टॉप न कीजिए, क्योंकि एक पॉलिसी और लेंगे तो आपका एडिशनल 2 करोड़ हो जाएगा। अगर आप स्टॉप कर देंगे उस पॉलिसी को तो आपको जो नई पॉलिसी लेंगे उसमें ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा, क्योंकि आपकी एज बढ़ जाएगी। जी पूरा साहब, एक मिथ ये भी है कि आपने टर्म ले लिया किसी प्राइवेट कंपनी का जिसका इंश्योरेंस एक तरह से प्रीमियम कम है, और आप LIC के पास अगर टर्म लेने के लिए जिसका इंश्योरेंस, मैं उदाहरण के तौर पे कर रहा हूँ, हो सकता है 2 गुना हो, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपको 2 टर्म इसलिए रखना चाहिए कि अगर आप क्लेम करते हैं और LIC ने अगर क्लेम पास कर दिया तो दूसरी कंपनी को उसी आधार पर क्लेम आपको देना पड़ेगा। क्या ये एडवाइजेबल है? ऐसा कुछ विशेष बात नहीं है कि LIC अगर क्लेम पास करेगी तभी दूसरी कंपनी पास करेगी। सभी कंपनीज जो टर्म पॉलिसी इशू करती हैं वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमारे पास इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है जो ये मॉनिटर करती है कि कोई भी कंपनी जो वादा करती है उसे अवश्य ही पूरा करे। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको 2 पॉलिसियाँ इसलिए लेनी हैं कि भाई LIC क्लेम देगी तो दूसरी कंपनी क्लेम देगी। आप पॉलिसी अपनी चुन सकते हैं, देख सकते हैं कि जो आपको सस्ती पड़ती है, जो आपको लगता है कि कंपनी रिलायबल है, लॉन्ग टर्म चलने वाली है, आप उसकी पॉलिसी ले सकते हैं। गुरु साहब, एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सवाल जवाब बहुत सारे लोग करना चाह रहे हैं आपसे और कुछ समझना चाह रहे हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी के लिहाज से ये प्रोग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक ही विंडो मिलता है पूरे हफ्ते में आधे घंटे का, तो मनी मंत्र जारी है, कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा ये खास पर्सनल फाइनेंस का प्रोग्राम। जे से जहाज हो या के से किसान, सारे देश का इंजन हम ही तो चलाते हैं। HP लुब्रिकेंट्स A to Z आपके काम आते हैं। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अब मैं अपने लाइफ की सबसे बड़ी मूवमेंट लीड करने जा रहा हूँ जो इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। आपको खड़ा होना पड़ेगा मेरे साथ टीम स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा बनकर, और हम सब मिलकर एक ऐसा इंडिया बनाएंगे जहाँ हर कोई टॉयलेट यूज करता हो, क्योंकि जब सब टॉयलेट यूज करेंगे तो सब प्रोग्रेस करेंगे।
आप देख रहे हैं मनी मंत्र और सवाल और जवाब का सिलसिला लगातार जारी है। आज हम जो क्वेश्चंस हैं वो ले रहे हैं इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े हुए, और हमारे साथ अशोक ग्रोवर साहब हैं जो कि बीमा एक्सपर्ट के तौर पर हमारे इस कार्यक्रम में शामिल है। एक बार फिर आपका स्वागत है सर। अनमोल हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। नमस्कार अनमोल, स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। अनमोल जी, क्या आप हमारे साथ हैं? हाँ जी सर। नमस्कार, आपका स्वागत है, सवाल कीजिए। नमस्कार सर। हाँ जी सर। आपके टीवी का वॉल्यूम खुला हुआ है अनमोल, प्लीज उसे बंद कर दीजिए, सवाल कीजिए। अच्छा ठीक है सर। सर मुझे ये करना था सर कि मैं 1000 रुपए पर मंथ में LIC में जी सर मैं LIC में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो मुझे सर कोई अच्छा सा प्लान बताएं सर जी। ठीक है, शुक्रिया। LIC का कोई बेहतरीन प्लान जो कि SIP की तरह जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं? हाँ, आप 1000 रुपया पर महीना जमा कराना चाहते हैं, लेकिन इससे सबसे पहले आपको अपनी ज़रूरत देखनी होगी। जैसे कि क्या आपको टर्म इंश्योरेंस की ज़रूरत है, क्या आप समझते हैं कि आपके इतने लोन हैं कि उनको चुकाने के लिए टर्म इंश्योरेंस चाहिए, तो पहले वो देखें। अगर आप समझते हैं कि टर्म इंश्योरेंस में आप थोड़ा बहुत पैसा डालने, ज़्यादा ना डालें, थोड़ा इंश्योरेंस करा लें टर्म इंश्योरेंस का, तो उसके बाद जो है LIC की जो एंडोमेंट प्लान्स हैं वो काफ़ी अच्छी हैं। मनी बैक भी आप ले सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको एजेंट से मिल करके और अपनी जो रिक्वायरमेंट है, अपनी फैमिली आपकी क्या है, बच्चे हैं उनका क्या मतलब किस किस स्टेज पे हैं, वो सब कुछ समझना पड़ेगा। एक हम ऐसे आपको प्लान बताएं तो वो ज़्यादा ठीक नहीं रहेगा, आपको एजेंट से डिस्कस करना चाहिए। थोड़ा साहब, 1 अप्रैल के बाद हम कुछ जगह ये रिपोर्ट्स हैं कि बीमा के जो प्रीमियम है वो बढ़ गए हैं, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे क्या है चीज़ें? कुछ जगह पे जैसे मोटर थर्ड पार्टी के प्रीमियम्स बढ़ाए गए हैं, वो हर साल 1 अप्रैल को रिवीजन होता है उनका, और जो क्लेम एक्सपीरियंस होता है उसके हिसाब से उनको एडजस्ट किया जाता है। तो वो थोड़े से प्रीमियम मोटर इंश्योरेंस में बढ़े हैं, लेकिन वो एक मजबूरी है। अच्छा, उसमें IRDA पूरा ध्यान देता है, वही कैलकुलेट करते हैं प्रीमियम और वही बढ़ाने की अनुमति देते हैं। और मोटर इंश्योरेंस से जुड़ा एक सवाल ये कि मान लीजिए अगर कोई अपनी डेडलाइन मिस कर गया हो और 1-2 महीने तक इंश्योरेंस नहीं करा पाता है, तो उसके लिए क्या एडवाइजेबल है? क्या वो फिर से जा करके नया इंश्योरेंस कराना पड़ेगा या वही रिन्यू हो सकता है? डेफिनेटली मोटर इंश्योरेंस हर साल जो है, हम उसको वर्ड रिन्यूअल बोलते हैं। रिन्यूअल तब होता है जब आपका पुराना इंश्योरेंस ख़त्म नहीं हुआ है, उससे पहले आप दोबारा इंश्योरेंस करवा लेते हैं। ओके। यदि आपका पुराना इंश्योरेंस ख़त्म हो गया तो हम उसको एक किस्म से नया इंश्योरेंस ही बोलते हैं। लेकिन अगर आपका इंश्योरेंस ख़त्म भी हो गया है तो इमीडिएटली आप जा कर के नया इंश्योरेंस कराइए। इसमें 1 दिन का भी गैप नहीं होना चाहिए। जो गैप हो गया वो रिस्क आपका था, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता तो आपको नुकसान हो सकता था। और ये कानूनी तौर पर ज़रूरी है? मोटर इंश्योरेंस कानूनी तौर पर ज़रूरी है, एटलीस्ट थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, ताकि यदि कोई आदमी आपकी गाड़ी के नीचे आकर उसको चोट लग जाए या उसकी डेथ हो जाए तो जो कंपनसेशन देना पड़ेगा वो इंश्योरेंस कंपनी की जिम्मेवारी होती है, इसलिए कानूनी ज़रूरी है। अब बहुत सारे जो सवाल आते हैं ग्रोवर साहब वो यूलिप से जुड़े आते हैं, और बहुत सारे दर्शक ये समझना चाहते हैं कि जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था किसी खास यूलिप में, उसकी वैल्यू कुछ कम हो गई है, और वो चिंता उनके सवालों में जाहिर होती है। ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं, इसलिए मैं ये उनकी तरफ से सवाल उठा रहा हूँ कि जो लोग यूलिप में नुकसान जिन्हें हो रहा है, 5 साल 6 साल रुपये इन्वेस्ट कर चुके हैं 6 सालों तक, तो उनके लिए क्या एडवाइस है आपकी? देखिए, यूलिप जो पॉलिसी है उसमें बाज़ार जो जोखिम है वो रहता है, क्योंकि यूलिप का कुछ पैसा या काफ़ी पैसा इन्वेस्ट होता है इक्विटी मार्केट में, और अगर इक्विटी मार्केट नीचे चली जाती है तो आपके यूलिप की जो नेट एसेट वैल्यू है वो कम हो सकती है। लेकिन अभी एक अच्छी खबर ये है कि आजकल मार्केट अच्छी है, तो जिन लोगों को पीछे कुछ नुकसान हुआ था, हो सकता है उसमें से काफ़ी उस नुकसान की भरपाई जो है हो गई हो। तो यूलिप आप तभी चूज़ करें, तभी आप यूलिप को डिसाइड करें अगर आप में कुछ रिस्क लेने की क्षमता है। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप यूलिप को ट्राई मत कीजिए। सर, एक चीज़ और भी हम सुन रहे हैं कि जिस तरह से शेयर्स को डीमेटेरियलाइज फॉर्म में रखा जाता है, उसी तरह से बीमा जो इंश्योरेंस आपके पेपर्स हैं उनको भी डीमेट फॉर्मेट में रखने की जो कवायद है वो चल रही है, वो थोड़ा सा बताएं कि उसमें कहाँ तक बात पहुँची? इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को डीमेट में रखने की या डिजिटलाइज फॉर्म में रखने की अब कवायद शुरू हो गई है। इसे हम कहते हैं कि इंश्योरेंस रिपॉजिटरी एक संस्था है, कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो इंश्योरेंस रिपॉजिटरी के तौर पर काम कर रही हैं। तो जब आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए कंपनी के ऑफिस में जाते हैं तो आप उन्हें अपनी पूरी डिटेल दीजिए और उन्हें बताइए कि मैं अपनी पॉलिसी को इंश्योरेंस रिपॉजिटरी में रखना चाहता हूँ।
उसका फ़ायदा ये है कि आपकी सारी पॉलिसियाँ एक एक करके इंश्योरेंस रिपॉजिटरी में चली जाएंगी। अच्छा। वहाँ पर आप अपने लिए अपने साथ एक ऑथराइज्ड पर्सन को भी नॉमिनेट कर सकते हैं जो आपकी पॉलिसीज़ को देख सकता है। अब खुदा ना खास्ता किसी ने पॉलिसी कराई है और उसकी डेथ हो जाए तो कई बार ऐसा होता है कि परिवार को पता ही नहीं होता कि कौन सी पॉलिसी उनके नाम थी, कौन सी पॉलिसियाँ थी, तो ऐसे में क्लेम कहाँ से लेंगे। अगर इंश्योरेंस रिपॉजिटरी में पॉलिसी है तो फिर दिक्कत नहीं होगी, जो ऑथराइज पर्सन है वो इंश्योरेंस रिपॉजिटरी में चेक कर लेगा, सारी पॉलिसीज़ पता लग जाएंगी, कौन सी कंपनी से है, कब ड्यू थी, कब उसका प्रीमियम दिया गया, नहीं दिया गया, कितना क्लेम मिलना है, सब कुछ बड़ी आसानी से मिल जाता है। दूसरा फ़ायदा ये है कि आपको खुद को भी कई बार याद नहीं रहता कि मैंने कौन कौन सी पॉलिसियाँ किस कंपनी से ले रखी हैं। तो अगर आपने रिपॉजिटरी में कर रखा है तो वो कभी कभी आपको क्वार्टरली या मंथली स्टेटमेंट भेजेंगे, पता लगेगा कि कौन कौन सी पॉलिसीज़ मेरी चल रही हैं और फिर कौन सी पॉलिसी ड्यू हो रही है, टाइम से आप प्रीमियम भी जमा करने पाएंगे। तो एक बहुत अच्छी योजना है, सभी कंपनीज धीरे धीरे इसको लागू कर रही हैं। रिपॉजिटरीज 4-5 रिपॉजिटरीज जो हैं वो IRDA ने उनको लाइसेंस दे दिया है कि वो पॉलिसीज़ को रख सकती हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मनी मंत्र जारी है। आज हम बात कर रहे हैं इंश्योरेंस की, कहीं मत जाइए, देखते रहिए मनी मंत्र। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। सुपर बाइक से लेकर ट्रक तक सब दौड़ाते हैं, सारे देश का इंजन हम ही तो चलाते हैं। HP Lubricants A to Z आपके काम आते हैं। मुझे मिला, मुझे मिला, मुझे भी मिला और मुझे भी। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की इस योजना में छोटे कारोबारियों के लिए है टर्म लोन यानी मियादी कर्ज, जिसमें 10 लाख तक की मदद का प्रावधान है। NGO से जुड़ी अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए है माइक्रो फाइनेंस स्कीम यानी लघु वित्त योजना, जिसमें है 50,000 तक का कर्ज। इसके अलावा माइनॉरिटी कम्युनिटी के स्टूडेंट्स के लिए है एजुकेशन लोन स्कीम, जिसमें है प्रोफेशनल और टेक्निकल एजुकेशन के लिए बहुत ही कम ब्याज दरों पर लोन। तो आप भी NMDFC की कर्ज स्कीम से लाभ उठाएं। हुनर को हौसला। मैं ये नहीं पूछूंगा कि आप शौच के लिए कहाँ गए, मैं ये भी नहीं पूछूंगा कि अगर आप खुले में शौच के लिए गए तो क्या आपने अपने बच्चे की जान को खतरे में डाला? क्या आपके गांव की बच्चियों को खुले में शौच करते हुए किसी ने बुरी नजर से देखा? आप खुद समझदार हैं, सक्षम हैं। आप ये तो जानते ही होंगे कि हमारे देश में 70,000 से ज्यादा गांवों के लोगों ने खुले में शौच की प्रथा को खत्म कर दिया है। गांव के बच्चे, महिला, पुरुष सब इस लक्ष्य में जुटे। निगरानी समितियां बनी जिन्होंने खुले में शौच कर रहे लोगों को समझाया, शौचालय बनाया, उनका इस्तेमाल करना सिखाया। क्या आपका गांव भी बनेगा खुले में शौच से मुक्त? आइए स्वच्छ भारत अभियान से जुड़िए, अब नहीं तो कब। आप देख रहे हैं मनी मंत्र इंश्योरेंस स्पेशल और डॉक्टर ग्रोवर हमारे साथ बने हुए हैं। ग्रोवर साहब, वक्त कम है हमारे पास, अंतिम चरण में हम आ चुके हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात करें तो इंडस्ट्री कहां तक पहुंची है और क्या ये जो बहुत सारे नए कदम तो इरडा उठा रही है, लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिहाज से क्या हम वाकई एक लंबा रास्ता तय कर पाए हैं? डेफिनेटली आज इंश्योरेंस कंपनीज की कस्टमर सर्विस जो है वो बहुत इम्प्रूव हुई है। कंज्यूमर को यदि कोई शिकायत है तो बहुत से शिकायत सेल हैं, हर कंपनी ने शिकायत सेल खोला है, IRDA के पास भी शिकायत सेल है, और अगर आप कहीं भी कंप्लेंट करते हैं तो आपकी कंप्लेंट पर तुरंत कार्रवाई होती है। इंश्योरेंस कंपनी ने जो वादा किया है उसे पूरा करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उसकी है और वो जिम्मेदारी आज काफ़ी अच्छी तरह से निभाई जा रही है।
कंपनीज ने सिटीजन चार्टर बनाए हैं कि कौन सी सुविधा कितने दिन के अंदर उपलब्ध हो जाएगी। उसके अतिरिक्त उसके बाद भी अगर मान लीजिए आपकी किसी समस्या का निदान नहीं होता है, आपको कोई क्लेम नहीं मिलता है या कोई और परेशानी होती है, तो एक इंश्योरेंस ओम्बड्समैन की संस्था है जिसमें आप सिंपल एप्लीकेशन दे करके, कोई वकील करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल एप्लीकेशन दे करके स्वयं जा करके इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के सामने अपना केस रख सकते हैं और इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के ऑफिस में तुरंत कार्रवाई होती है, बहुत जल्दी डिसीजन होता है। लगभग 2 या 3 महीने में आपके केस की पूरी सुनवाई करके इंश्योरेंस कंपनी से जवाब लेकर के और तुरंत इंश्योरेंस ओम्बड्समैन जो है वो डिसीजन देता है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंश्योरेंस ओम्बड्समैन की स्थापना की है। और फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम है तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, कंज्यूमर कोर्ट में भी जो व्यक्ति है जिसे कोई प्रॉब्लम है वो जा सकता है। तो आजकल जो है इंश्योरेंस की सुविधा और उसके बाद इंश्योरेंस की सेवा लेना बहुत आसान हो गया है। बैंकिंग लोकपाल जिसे आप कह रहे हैं, ओम्बड्समैन की जो सुविधा है, वो क्या किसी भी तरह के बीमा के लिए जाई जा सकती है और क्या इन तक पहुंचना बहुत आसान है? क्या इसके सेंटर्स हैं देश में? हाँ, इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के लगभग 20 कार्यालय हैं पूरे देश में। इन तक पहुंचना बहुत आसान है। बड़े बड़े शहरों में जैसे दिल्ली में या चंडीगढ़ में, जो भी राज्य की राजधानियां हैं, लगभग हर राज्य की राजधानी में एक इंश्योरेंस ओम्बड्समैन का कार्यालय है। व्यक्तिगत जो हमारे दावे होते हैं, व्यक्तिगत जो हमारी पॉलिसी है, उन पे कोई परेशानी है तो हम इनको अप्रोच कर सकते हैं। अगर कॉमर्शियल इंश्योरेंस है तो उसके लिए तो फिर हमें कंज्यूमर कोर्ट में ही जाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। वक्त हमारे पास इतना ही है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि फाइनेंशियल लिटरेसी के लिहाज से ये जो चर्चा हुई है, लोगों को काफ़ी चीज़ें एक तरह से समझ में आई होंगी और बीमा से जुड़े जो उनकी उलझने हैं उनको ज़रूर आपने कोशिश की दूर करने की। तो फिलहाल मनी मंत्री आज के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते जब आपसे फिर से मुखातिब होंगे तो एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए विषय के साथ, एक नए फोकस के साथ आपसे फिर मिलेंगे। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।